क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, 21वां प्रश्न रहेगा आपका। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 2520 तथा 10530 का लासा और मासा जो है वो आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। वो भी किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के मेथड से हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो एक बार फिर से कहूंगा, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो किस तरीके से कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? लासा और मासा निकालना है। तो उनके फैक्टर कर लीजिए, उनके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो बात करते हैं, इसे 2 से काट दीजिएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा कितना? 12, 2 छिंग 12 और इस तरीके से 0 लगाएंगे। फिर 2 से ब्रेक करेंगे, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, आपका 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। आप देखिए इसे बात करते हैं, 3 से काट देंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 0 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7। तो 2520 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो आपके इस तरीके से रहे। अब हम बात करने वाले 10530 की। किसकी? 10530 की बात करेंगे। 2 से ब्रेक करेंगे, इसे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे देखना है किससे कट जाएगा। तो 3 से अगर बात करेंगे, 6 5 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 5 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 16, 3 पंचे 15, 1 बचेगा, 15 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर देखिए 5 5 10 और 8 18 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 2 बच जाएगा, 25 होगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। फिर देखिएगा 5 5 10 और 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 निम 27, 3 पंचे 15। फिर काट दीजिए, किससे? देखिए ये हो जाएगा 10 5 15, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 पंचे 15। अब इसको देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा और 13 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनी अभाज्य गुणनखंड मेथड की। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं 2520 की। कितना फैक्टर हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, इस तरीके से। उसके बाद आपका क्या था? 10,530 था। इसका फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, देखिए 3 कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 13। ठीक, अब देखिए अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों मासा की, किसकी बात करते हैं? मासा की बात करते हैं। तो मासा क्या होता है? जो आपका कॉमन नंबर होता है, जो आपका कॉमन नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? मासा होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं जिसको हम लोग। देखिए यहां से 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 का 2 बार जोड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इंटू में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, तिया 45, दूनी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो जो मासा पा निकल के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों? लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना। देखिए तो इसको हम 2 को लिख सकते हैं एक बार, क्योंकि इसका जोड़ा बना। अब ये 2 2 बार बच गया तो इसको 2 को दोनों को लिख दीजिए, गुणा हो जाएगा। फिर आपका क्या बचा? 3 बच गया, तो 3 को 2 बार लिखेंगे, इंटू में 3 2 बार आ जाएगा, इंटू में 5 गुणा 7 गुणा 13। अब इन सभी का आपको मल्टीप्लीकेशन कराना है। क्या कराना है? जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो 29 कितना बन जाएगा? 29 48 40 बन जाएगा। क्या? 29 48 40, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर बनने वाला है, 29 48 और 40। इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते थे, इसे हल कर सकते थे। अगला जो प्रश्न आपका रहेगा, प्रश्न नंबर इसका 21 का सेकंड पार्ट है। क्या है? सिद्ध कीजिए 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में बनेगा तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको हल करना है, उसी पर तो आपको बात करनी है। देखिए मान लेता हूं, क्या इसको माना
2√3 एक परमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक परमेय संख्या है। जब ये एक परमेय संख्या है तो आप किस तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं? 2√3 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। लेकिन Q का मान क्या नहीं होगा प्यारे बच्चों? 0 नहीं होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसे √3 इक्वल टू लिख सकते हैं P/2Q। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं क्या? जहां P/2Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या है। इसलिए इसको हम चूंकि लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2√3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना? तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन आता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आपको इसी प्रकार से उसे लगाना है, इसी प्रकार से उसे सॉल्व करना है। आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3rd पार्ट रहेगा 21 क्वेश्चन का। कहता है यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और F पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC आपको प्रूव करना है। देखिए ये आपकी थेल्स प्रमेय रहने वाली है। क्या रहने वाली है? थेल्स प्रमेय रहने वाली है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय रहने वाली है। इसको किस तरीके से बनाना है? देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा गया आपका, तो किस तरीके से आप इसे शॉर्ट में कर सकते हैं, किस तरीके से आप लगा सकते हैं, इस तरीके से डायग्राम जो है वो हम बना सकते हैं। एक त्रिभुज है आपका एबीसी। क्या एक त्रिभुज है? इस त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी को बिंदु डी पर और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद किया जाता है और पीसी के समांतर क्या है? डीई है। तो हमने इस तरीके से जो है वो आपका चित्र जो है वो बना लिया। अब इसके हम प्रूफ पर बात करेंगे, प्रूफ की बात करने वाले हैं। चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या? चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो त्रिभुज बन रहे हैं क्या? जो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज VDE और त्रिभुज CDE। त्रिभुज हम बात करने वाले हैं चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE आधार जो रहेगा क्या रहेगा? आधार DE। आधार क्या है इनका? DE है। क्या है? आधार DE पर समांतर भुजाएं समांतर भुजाओं के समांतर भुजाओं DE तथा BC के मध्य स्थित हैं। अगर ये BC के मध्य स्थित हैं तो प्यारे बच्चों इनके क्षेत्रफल जो होंगे वो इक्वल रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? इक्वल रहने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज VDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अगर प्यारे बच्चों यहां से हम रेशियो की बात करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल VDE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं आगे, चूंकि यहाँ पर अगर बात करते हैं क्या? चूंकि EF जो है, EF है लंब किस पर? AB पर है। क्या EF जो रेखा है प्यारे बच्चों वो किस पर लंब है? AB पर लंब है। तो यहां से हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। किसका? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम बनाने वाले हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो ADE का क्षेत्रफल बनाएंगे। क्या? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे हम बात करने वाले त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कंडीशन है आपकी। क्या? 2 कंडीशन यहाँ पर रहने वाली हैं। इन दोनों कंडीशन की हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से हम कंडीशन की बात करने वाले हैं? देखिए हम बात करने वाले ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और
VDE का क्षेत्रफल का इनका हम रेशियो पता करने वाले हैं, कितना रहने वाला है। आइए बात करते हैं। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज होता है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो अगर बात करते हैं त्रिभुज ADE की बात करेंगे तो इसके लिए आधार भुजा की अगर बात करते हैं तो AD हो जाएगा क्या, आधार भुजा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और लंब आपका क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, 1/2 AD इंटू क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, अपॉन इसी तरीके से 1/2, इसके लिए 1/2 आधार की अगर बात करेंगे तो आधार इसका क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, क्या आधार इसका क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, और लंब की बात करेंगे तो आपका वही रहेगा। तो यहां हो जाएगा क्या, VD इंटू EF रहेगा। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इससे, और इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, AD बटे BD हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं क्या, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं क्या, DG जो होगा लंब हो जाएगा किस पर, AC पर लंब हो जाएगा। तो इधर हम देख लेते हैं क्या, इसको हम देखेंगे क्या, इसको भी हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको भी हम इसी प्रकार से देखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 आधार किसको मान लेता हूं, AE को मान लेता हूं, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी, क्या DG हो जाएगी, बटे 1/2 आधार इसके लिए क्या मान लेता हूं, EC मान लेता हूं, क्या EC हो जाएगा, और आपकी ये DG हो जाएगी। इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब देखिए अगर बात करते हैं, चूंकि ये दोनों एरिया जो है VDE और CDE ये क्या है, इक्वल है, बराबर रहेंगे, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ये आप देख सकते हैं ना, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो इन्हें हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, AD बटे BD बराबर हो जाएगा क्या, AE बटे EC। ठीक है, इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये आप देख लीजिए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको हम पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम व्युत्क्रम लिखने वाले, क्या लिखने वाले हैं, इसका व्युत्क्रम लिखने वाले, इसको उल्टा करेंगे व्युत्क्रम से, क्या व्युत्क्रम से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा BD बटे क्या AD बराबर EC बटे क्या हो जाएगा AE। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है। तो यहाँ एक जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस BD बटे AD हो जाएगा, और ये 1 प्लस EC बटे AE हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 को जोड़ेंगे तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अगर, तो AD प्लस BD बटे हो जाएगा AD, और इधर हो जाएगा AE प्लस EC बटे हो जाएगा AE। देखिए अब AD प्लस BD है, AD प्लस BD को हम लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं, AB बटे AD बराबर इसको लिख सकते हैं AC बटे AC। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम से तो हो जाएगा AD बटे AB बराबर AC बटे AE, सॉरी यहां होगा AE बटे AC। ये आपका प्रूफ हो जाता है, ये आपका हल हो जाता है। इस तरीके से आपको लगाना था, हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4th पार्ट एंड 5th पार्ट आपके सामने है। कहता है बिंदुओं A -1, 7 तथा B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालिए। देखिए यहाँ सेक्शन फॉर्मूले की बात हो रही है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए हाँ, अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका x1 और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इसे हम m1 और इसे हम m2 की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक, क्या विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 होता है, ठीक है ना।
अब इसमें क्या करना है, आपको मान रख देना है, वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए m1 की बात करते हैं 2 हो जाएगा, x2 का मान 4 रहेगा, प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1 बटे 2 प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा लगाइएगा। m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 3, y1 का मान 7 है, बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, देखिए किस तरीके से, 4 दूनी 8 माइनस का 3 बटे 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 प्लस का 7 दो 7 या 21 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5 बटे 5 और ये हो जाएगा कितना 15 बटे 5। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा। क्या 1,3 इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या 1,3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा 1 से 3, 5 एकम 5, 5 3 15। तो 1,3 क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर इसका 5th पार्ट रहने वाला, लिखा है कोसेक थीटा। क्या कोसेक थीटा बराबर 2 दिया गया। देखिए अगर आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ प्रयोग कर लीजिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते तब भी इसका आंसर बनेगा, और यहाँ थीटा की अगर वैल्यू निकाल लें। अब अगर बात करें कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो कोसेक 30 का मान जो होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, आपका होता है कितना 2 होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी कितनी है आपको, 30 अंश आपकी थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 30 अंश आ गई। अब अगर हम बात करें, यहाँ देखिए कॉट थीटा है प्लस साइन थीटा बटे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ मान रख देंगे। देखिए कॉस कॉट की बात करते हैं, कॉट 30 हो जाएगा प्लस साइन 30 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस कॉस 30 हो जाएगा। मान जब रखेंगे कॉट 30 का मान आप जानते हैं √3 होता है, और प्लस यहाँ 1/2, और ये 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 ब्रेक कर दीजिएगा, इसे एलसीएम लेंगे। यहाँ देखिए तो क्या कंडीशन बनेगी, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ठीक है ना, ये बन जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 प्लस √3, गुणा करेंगे तो 2/√3 प्लस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना 2, एंड इसको लिख देखिए, इसको 3 और 1 4 लिख सकता हूँ, 4 प्लस 4 प्लस 2/√3 हो जाएगा, बटे में कितना 2 प्लस √3। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आंसर इसका आ जाएगा। तो आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 21 का लास्ट प्रश्न रहेगा। 21 में का क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन आपका है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपको दिए गए हैं, इन बिंदुओं को बताना है कि ये बिंदु जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। द्विबाहु से मतलब होना चाहिए क्या, कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, ठीक है ना। तो ए यहाँ मान लेते हैं, ये आपका ए रहेगा 5, -2। एक आपको बी मान लेते हैं, ये आपका रहेगा क्या 6, 4 रहेगा, और एक सी मान लेते हैं, ये आपका होगा 7, -2। अब सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको भुजाएं निकालनी है, भुजाओं की लंबाइयां निकालनी है, कितनी कितनी रहेंगी जरा देखिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भुजा ए बी की। तो भुजा ए बी क्या हो जाएगा, √ आप जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। देखिए ये देखिए y2 x2 - x1, x2 की बात करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 5 का वर्ग। y2 की बात करते हैं 4 + 2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 6 36, यानी रूट कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो पहली भुजा का जो मान आ गया वो कितना था, √37 था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों BC की, तो BC निकालिएगा। यहाँ पर भी BC देखना है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब B और C बिंदु को देखना है। B और C में देखते हैं, x2 का मान 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 - 6 का वर्ग, y2 -2 - 4 का वर्ग हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना 1 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 36, यानी हो जाएगा √37। ये देखिए दूसरी भुजा भी निकल आई आपकी 37। अब हम बात करने वाले CA की। क्या
सी और ए की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको लगा दीजिए। तो यहां देखिए x2 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस कितना 7 माइनस 5 हो जाएगा, और y2 की बात करें -2 प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा 2 का वर्ग, और ये बन जाएगा आपका 0 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ चूंकि आपको पता चल गया क्या ए बी बराबर क्या है BC है, क्या है ए बी बराबर BC है, तो हम कह सकते हैं क्या, अतः बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ये हमारा था। आइए अब हम बात करने वाले हैं अपनी अगली हेडिंग जो रहेगी हमारी 22 नंबर की, जिसमें सभी क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके 4 नंबर के होते हैं। 6 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और आपको 5 प्रश्न इसमें से सॉल्व करने होते। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। देखिए बात करते हैं अपने 22वीं हेडिंग के पहले प्रश्न पर, और जो पहला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर आपका रहेगा तीसरे चैप्टर से रहेगा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, दो समीकरण आपके सामने दिए गए, दो रैखिक समीकरण आपके सामने हैं और बताना है क्या इन दोनों रैखिक समीकरणों के अनेक हल हैं या नहीं। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया आपको 3x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा तो x 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से इसकी तुलना करानी है, क्या इसकी तुलना करानी है हमें, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हमें क्या कर लेनी है, इसकी तुलना कर लेनी है। क्या कर लेनी है, तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए a1 का मान जो निकल कर आएगा वो प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। b1 की बात करेंगे तो y के साथ यहाँ -1 हो जाएगा, c1 बराबर -2 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा जो समीकरण है 9x माइनस का 2y बराबर 6 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -6 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसकी भी तुलना करानी है किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो इसकी जब तुलना कराएंगे तो आपका a2 का जो मान आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 9 हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा -2 और c2 का मान हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है a1 बटे a2 और फिर निकालना आपको b1 बटे b2, फिर निकालना है आपको c1 बटे c2। ये कंडीशंस आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो a1 बटे a2 की बात करती है तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3 बटे कितना, 3 बटे 9 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा। b1 बटे b2 की बात करते हैं तो -1 अपॉन -2 है, क्या देखिए ये -1 अपॉन -2 हो जाएगा, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। b1 का मान यहाँ -1 है और यहाँ b2 का मान जो है वो -2 है, हो जाएगा -1 अपॉन -2 यानी 1/2 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए इसे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक है तो यहाँ पर 3y है, क्या है 3y है, सॉरी यहाँ से 3y है, तो यहाँ पर आप 3y लिखने वाले हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा यहाँ से। तो ये 3 मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। c1 बटे c2 माइनस के 2 बटे -6, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 बनेगा, 2 से ब्रेक करेंगे तो क्या कंडीशन बनी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन आपकी बनी। और ये कंडीशन जो प्यारे बच्चों होती है वो हमारी अनेक हल के लिए होती है, किसके लिए होती है, अनेक हल होती है। तो लिख सकते हैं क्या, अतः दोनों रैखिक समीकरणों की, क्या दोनों रैखिक समीकरणों की अनेक हल हैं, क्या अनेक हल हैं। ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 22 का सेकंड पार्ट, कह रहा है भूमि के किसी बिंदु P से
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन को आप यहां से पढ़ सकते हैं और उसका डायग्राम बना सकते हैं स्वयं से। ठीक है, अगर बात करते, कह रहा भूमि पर कोई बिंदु P है, मान लीजिए, मान लेता हूं यहां पर एक बिंदु P है आपका ये, और एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो प्यारे बच्चों दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। ये आपकी 10 मीटर हो जाएगी। इसी भवन को मान लेता हूं, इस भवन की जो दूरी है वो आपकी क्या है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। ये भवन की दूरी है बिंदु P से। भवन जो है वो हमारा AB है। क्या है, AB है। इस भवन के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ, एक ध्वज लगा हुआ है। ये इस तरीके से मान लेता हूं, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। क्या है, h है। देखिए इसको सही से बनाएंगे तो इसकी ऊंचाई जो मान लेता हूं वो क्या है, h है। क्या है, h है। ये आपका एक ध्वज है। ठीक है, ये आपका ध्वज है। अब आपसे क्या कहा है, जरा ध्यान से एक बार फिर पढ़ेंगे। भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 30 अंश है। बना दिया, 30 अंश है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। ये ध्वज का शिखर हो जाएगा। इसका जो उन्नयन कोण है प्यारे बच्चों, ये आपका कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। h मान ली हमने, तो पूरी जो डिस्टेंस कहलाएगी प्यारे बच्चों वो 10 प्लस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। 10 प्लस h हो जाएगी। ये डायग्राम जो है वो आपका बनने वाला है। मान लेता हूं क्या, मान लेता हूं माना ध्वज BC की लंबाई कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज। किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा लेंगे, PAB में। PAB में, PAB में जब आप बात करेंगे तो आपका यहाँ tan 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी 10 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ tan 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 10 बटे x हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका 10√3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। अब जो दूसरा त्रिभुज आपका बनेगा PAC में, क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAC में ये होगा tan 45 इज इक्वल टू 10 प्लस h। क्यों, क्योंकि पूरी डिस्टेंस लेनी है आपको, हाइट पूरी लेनी है, और अपॉन में x हो जाएगा। 1 बराबर 10 प्लस h हो जाएगा, बटे में क्या x हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए। जब आप क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h 10 प्लस h बराबर कितना, x। x का मान रखेंगे क्या, x का मान रखने पर, ठीक है ना, रख दीजिए तो जाएगा 10 प्लस h बराबर 10√3। ये 10 को ट्रांसफर करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 10√3 माइनस का 10। तो 10 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। तो ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 ब्रैकेट √3 माइनस 1 क्या होगा, हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। या फिर आप देखिए, हाँ थोड़ा और अगर बढ़ा सकते हैं तो h बराबर क्या, 10 और √3 का मान 1.732 होता है, माइनस क्या हो जाएगा 1। या इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणा 0.732 बच जाएगा। h का मान जो आएगा वो 7.32 मीटर भी हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, इस तरीके से आप हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा पार्ट रहेगा। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां मान लेंगे क्या, माना
दाही का अंक जो है वो आपका x हो जाएगा और इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का जो अंक है वो क्या है, y है। और संख्या की अगर हम बात करते हैं तो संख्या आप जानते हैं ढाई के अंक में क्या 10 का मल्टीप्लीकेशन होता है, 10 का गुणा हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 10x प्लस वाई, क्या 10x प्लस वाई जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। अब उसने फर्स्ट शर्त में प्यारे बच्चों आपसे क्या कहा कि जो अंक हैं उन अंकों का जो योग है वो 9 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। फिर उसने कहा यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अंकों को पलटने पर देखिए, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब अंक पलट देना, जो ढाई का माना उसे इकाई का करना है, जो इकाई का माना उसे ढाई का करना है। तो यहाँ क्या संख्या बन जाएगी, 10y प्लस एक्स बन जाएगी। अब यहां पर देखिए उसने कहा जो संख्या प्राप्त होती है वो आपकी मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो 27 कर दिया। इसको आगे लेके आएंगे, देखिए हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x और माइनस वाई बराबर 27 हो जाएगा। यहां से माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर 27 बच जाएगा। माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 27। इसे ब्रेक करेंगे तो 9 तियां 27, क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। ये माइनस आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बात करेंगे क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 है, x माइनस वाई बराबर माइनस 3 है। इसे ब्रेक करेंगे तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर 6 अपॉन 2, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 3 आ गया। इसे समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा क्या 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे कहा संख्या बतानी है तो संख्या की बात करते हैं। तो संख्या बराबर आप जानते हैं 10x प्लस वाई है। तो 10 गुणा 3 प्लस 6 हो जाएगा 30 प्लस 6 कितना, 36। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जो संख्या आपकी निकल कर आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न हल होता है, सॉल्व होता है। आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा 22 का आपका फोर्थ पार्ट रहने वाला है। क्या क्वेश्चन जरा देखिए, दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर क्या है, AC है। ये आपको प्रूव करना है, इसे आपको हल करना। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं आप जानते हैं। चूंकि वृत्त के बाहर, चूंकि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये कंडीशन आप जानते हैं। तो यहां से हम अगर बात करते हैं, यहां से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर बिंदु बी लेंगे तो दो स्पर्श रेखाएं आपकी बनेगी, BD और VE ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, BD बराबर हो जाएगा क्या, VE हो जाएगा। और अगर बिंदु सी लेते हैं, बिंदु सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा क्या, EC बराबर हो जाएगा CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें, चूंकि आपको प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, AB बराबर क्या दिया गया है, AC दिया गया है। AB बराबर क्या दिया गया है, AC दिया गया है।
तो ए बी बराबर अगर ए सी है तो हम कह सकते हैं, एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ए को मानेंगे तो ए डी बराबर जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए डी बराबर जो हो जाएगा वो ए एफ के हो जाएगा, और यहां पर ए डी बराबर क्या कर दिया हमने, ए एफ कर दिया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपके सामने है। अब इस ए बी को और ए सी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ए डी प्लस क्या बी डी लिख सकते हैं, बराबर में ए एफ प्लस क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं, ठीक है, या एफ सी लिख सकते हैं। दो कंडीशन है आपकी। अब देखिए यहाँ एडी की बात करते हैं तो एडी की जगह हम ए एफ लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए एफ, क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। और बीडी, जो बीडी है, इस बीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीई लिख सकते हैं, क्या बीई लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है आपका, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए एफ की जगह हम ए एफ रखने वाले हैं, और सी एफ क्या है, सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं, क्या ई सी लिख सकते हैं। ये आपका ब्रेक हो जाएगा, तो बीई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, क्या ईसी हो जाएगा। इस तरीके से आपका हल होता है, प्रूफ होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक जो दिया गया वो 28.5 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग जो दिया गया है वो आपको 80 दिया गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बात करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने जो आपको दिया गया है, बारंबारता दी गई, उसकी सारणी बनाइए। अब हमें क्या करना है, इसमें संचयी बारंबारता बनानी है, फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। 5 में x जोड़ दीजिएगा तो 5 प्लस x हो जाएगा। ये 20 जोड़ देंगे तो 20 हो जाए, 25 प्लस x हो जाएगा। 15 जोड़ देंगे तो 40 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से 22 जोड़िएगा तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और फिर आपका 45 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनना है। अब यहाँ देखिए हम अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों n/2 निकालने की, तो 80/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अब अगर 40 की बात करते हैं तो ये किस कंडीशन में मिलने वाला है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यहीं पर रहेगा। इस तरीके से आप इसे देखने वाले हैं, किस तरीके से आप बताने वाले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और अच्छा प्रश्न है। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके का पूछा गया है। एक क्वेश्चन आप जानते हैं इस तरीके का और आपका बनता है, वो क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ चुके हैं और उसको आप पहले भी कुछ सेटों में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन को आप किस तरीके से लगाते हैं, क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसे आप हल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपका वही होता है। अब अगर हम बारंबारताओं के योग की बात करते हैं तो यहाँ पर बारंबारताओं को प्यारे बच्चे योग जो दिया गया है वो आपको दिया गया है, चूंकि यहाँ पर बात करते हैं क्या, बारंबारताओं का योग जो दिया गया वो आपको 80 दिया गया, लेकिन जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आता 45 प्लस, सॉरी यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर कितना 80 है। इसको उधर भेज दीजिए तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 माइनस कितना 45। तो x प्लस वाई बराबर जो बनकर आएगा कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। देखिए इसको आप एक बार ऐड कर लीजिए, सॉरी इसको आप एक बार ऐड करेंगे, एक बार चेक करिए, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 25 प्लस एक्स हो जाएगा, 15 40 हो जाएगा, 40 प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 25 5 40 5 45, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए सही से, ये आपका बनने वाला है। यहाँ से आपका 45 प्लस एक्स, यानी ये आपका जो कंडीशन बनेगी वो आपकी 35 निकल के आएगी। कितनी आएगी, 35 निकल के आएगी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो हम वर्ग अंतराल लेंगे, जो हम वर्ग अंतराल लेंगे, जो हमारा माध्यक है वो किस वर्ग अंतराल में स्थित होने वाला है, किस वर्ग अंतराल में रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हो जाएगा।
40वां पद है आपका, तो इस कंडीशन में मिलेगा। इस कंडीशन में अगर आपका ये मिलने वाला है तो इसमें क्या होगा, किस तरीके से हम बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा ये वाला, और ये हमारा स्मॉल एफ हो जाएगा, और ये हमारा L1 और क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L1 और L2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ माध्यिका की, किसकी, माध्यिका की, तो ये आपको दिया गया है, माध्यक जो दिया गया वो 28.5 दिया गया है। आप जानते हैं L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे क्या होता है, स्मॉल एफ होता है, n बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा, इक्वल टू 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप यहां मान रखेंगे तो देखिए L1 की बात करते हैं तो ये आपका 20 हो जाएगा, यहां पर आपका 30 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटे में स्मॉल एफ कितना, 20 रहेगा, n बटे 2 कितना है, 40 माइनस कैपिटल एफ कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा कराना है आपको। इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ 10 बटे 20 हो जाएगा, यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे ये 35 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू 28 पॉइंट कितना, 5 हो जाएगा। इस 20 को आप पक्षांतर कर दीजिए, इस जीरो को जीरो से काट देंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस कितना, x बटे 2 और बराबर 28.5 माइनस कितना, 20। ये 35 माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा, बराबर में ये आपका 8.5 बच जाएगा, बटे 2 क्रॉस गुणा कराइएगा तो 35 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको इधर ले आइएगा, x का मान निकालेंगे तो माइनस एक्स बराबर 17 माइनस कितना, 35 हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x का मान जो निकल कर आएगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। एक में रख दीजिए, समीकरण एक में रखेंगे तो x का मान समीकरण एक में रख दीजिए तो 18 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। y बराबर 35 माइनस 18 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो x का मान 18 रहेगा, y का मान 35 रहेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है। लिखा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। दो पासे हैं उनको एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, दो पासे हैं, दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, ये बेटा हो जाएगा कितना, 6 की घात 2, क्योंकि 6 फलक होते हैं तो ये आपका 36 परिणाम बनते हैं। कितने बनते हैं, 36 परिणाम बनेंगे टोटल। अब हम बात करते हैं अनुकूल परिणाम, किसकी, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में आपसे क्या कहा, योगफल, योगफल 7 से कम, 7 से कम होने। तो 7 से कम की अगर बात करेंगे तो 7 से कम क्या क्या हो जाएगा बेटा, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। 7 से कम की बात हुई है तो 1,6 तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये 7 के बराबर हो जाएगा। आपसे 7 से छोटा होने की बात की गई है तो ये कंडीशन ये बनेगी। उसके बाद अगर बात करें तो 2,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा क्या, 3,1, 3,2, 3,3 ये रहेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे आप तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 4,1 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा। अब अगर जैसे ही आप 6 कॉमा की बात करते हैं तो ये कंडीशन आपकी अधिक हो जाएगी। तो कुल कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंडीशन है। कितनी है, कुल कंडीशन कितनी है प्यारे बच्चों, ये 15 कंडीशन है। कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 15 हो गए। क्या हो गई, 15 हो गई। आपसे क्या कहा, आपसे कहा है योगफल, क्या, योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 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 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात की
प्रायिकता आपको निकालनी है तो आप जानते हैं क्या होता है अनुकूल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की बात करते हैं तो अनुकूल परिणाम प्यारे बच्चों कितने हैं 15 हैं और कुल परिणाम कितने हैं 36 हैं। इसे 3 से ब्रेक कर सकते हैं, 3 पंचे 15 और 12 बार तो हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा 5/12 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए चलते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। अब हम बात करने वाले हैं 6 नंबर का जो क्वेश्चंस आपके 3 पूछे जाते हैं उन 6 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके सामने और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23। देखिए क्या है लिखा है, यदि 4 कुर्सियां तथा 7 मेज का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमें अलग अलग फाइंड आउट करना है। जरा देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, हल करेंगे, बात करते हैं। मान लेता हूं सबसे पहले माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य जो हो जाएगा वो x रुपए हो जाएगा। एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य ये आपका y रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा y रुपए हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं जो फर्स्ट शर्त है आपकी, क्या है फर्स्ट शर्त है उसमें क्या कहा 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य, क्या 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य ये दिया गया है, ये आपको दिया गया 360 रुपए। कितना दिया गया 360 रुपए है। तो 4 कुर्सी, एक कुर्सी का x है, 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। एक मेज का मूल्य y रुपए है, 7 मेज का मूल्य 7y हो जाएगा, बराबर में 360 इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सेकंड शर्त की ओर चलेंगे तो सेकंड शर्त में क्या कहा है जरा देख लीजिए। क्या कहा है, क्या कहा है, कह रहा 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य, 6 कुर्सी, क्या 6 कुर्सी, तो 6 कुर्सी तथा 10 मेज का मूल्य जो आपको दिया गया है वो 520 रुपए है। कितना है 520 रुपए है। तो ये हो जाएगा क्या 6x प्लस कितना, 6x प्लस कितना 10y बराबर कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर किसी एक कंडीशन को समान कर देना है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है, तो यहां पर किसी एक को समान करेंगे। तो देखिए हम बात करने वाले हैं समीकरण 1 में, क्या समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्या घटाने पर, अगर घटाएंगे तो देखिए यहां गुणा करेंगे किसका 3 का गुणा करेंगे, यहां किसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे 2 का करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 12x हो जाएगा प्लस 21y हो जाएगा, बराबर में 36 कितना होता है 108 होता है, 1080 हो जाएगा। 2 का गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12x हो जाएगा प्लस के 10 दूनी 20y हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 1040 हो जाएगा। तो घटाइएगा माइनस 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 ये कट जाएगा, 21y में से 20y घटाएंगे तो क्या बचेगा y बच जाएगा। 1080 में से 1040 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए क्या करते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान तो हो जाएगा 4x प्लस 7 गुणा 40 बराबर 360, ये हो जाएगा 4x प्लस 280 बराबर 360 हो जाएगा।
4x बराबर 360 माइनस 280, इसको घटा दीजिए तो आपका 0, ये आपका 16 में से 8 गया, 8 बचेगा और ये आपका 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? सॉरी 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80 बच जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 80/4 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक कुर्सी का मूल्य, तो क्या कह सकते हैं? क्या एक कुर्सी का मूल्य जो निकल कर आएगा वो आपका 20 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। और एक मेज का जो मूल्य बना, एक मेज का मूल्य जो बना वो कितना था? 40 रुपए था। कितना था? 40 रुपए था। कितना था? 40 रुपए था। तो एक कुर्सी का मूल्य जो था वो 20 रुपए और एक मेज का मूल्य जो था वो कितना था? 40 रुपए था। इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए अब बात करेंगे इसका जो ऑप्शन, दूसरा प्रश्न है 23वीं हेडिंग का जो आपका अथवा में पूछा जाता है। आइए उसकी बात करते हैं और सॉल्व करते हैं उस प्रश्न को भी। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा इसका 23 नंबर का जो और का क्वेश्चन आता है। देखिए 6 नंबर के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। दोनों में से किसी एक को क्वेश्चन को आपको हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो देखिए बात करते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा। कहता है एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया। एक आदमी है जिसने 3250 रुपए का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया। वह कितने माह में ऋण को चुकता कर देगा? तो देखिए अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, उसने जो ऋण लिया है पहले महीने में जो उसने दिया वो कितना रुपया दिया? 20 रुपए दिया। अगर हम यहां से श्रेणी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो श्रेणी बनेगी वो 20 रुपए दिया, फिर वह प्रत्येक माह में 15 रुपए इंक्रीज करता जाता है। यानी दूसरे माह में उसने कितना, सॉरी एक माह में उसने आपको कितना रुपए दे दिया? प्रति माह वह 15 रुपए बढ़ाता जाता है। तो 15 रुपए बढ़ाता जाता है मतलब ये हो जाएगा कितना आपका? 20, उसके बाद आपका 35 हो जाएगा, 35 के बाद आपका 50 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा यहां से। और लगातार इसी तरीके से वो चलता रहता है। और टोटल जो उसके पास पैसा तो उसने वापस करना है वो 3250 रुपए वापस करना है। कितना करना है? 3250 रुपए वापस करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां प्रथम पद जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रथम पद की बात करते हैं तो ए का मान 20 हो जाएगा। डी की बात करेंगे तो 35 माइनस 20 हो जाएगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। और एसएन बराबर जो आपको दिया गया 3250 रुपए की बात की गई है। कितने टाइम में, कितने माह में वह इस पैसे को वापस कर देगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए बात करते हैं एसएन बराबर आप जानते हैं क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 3250 हो जाएगा। यहां पर क्या करना है मान रख दीजिए, यहां पर मान रखते हैं तो n की जगह n रहेगा, n की जगह n रहेगा। 2a, a की जगह कौन बैठा है प्यारे बच्चों? 20 बैठा है। n की जगह n रहेगा माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा जरा देख लीजिए। n/2 इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 40 प्लस 15 n माइनस का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इक्वल टू में 3250 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे n/2 इसे घटा दीजिए तो यहाँ 15n होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 15n प्लस कितना? 25 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 3200 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी n, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15n हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 3250 मल्टीप्लाई कितना? 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं या फिर आप गुणा कर दीजिए 15n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 20n और बराबर में कितना हो जाएगा? देखिए 0 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा कितना? 6500 बन जाएगा। अब इसमें 5 का भाग कर दीजिए, कितना? 5 का डिवाइडेशन करेंगे तो 5 3 15x n स्क्वायर हो जाएगा, 5 चौको 20n हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करते 5 एकम 5, 5 3 15, इसी हो जाएगा 1300। कितना हो जाएगा? 1300। ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस के 4n माइनस के 1300 बराबर 0। अब देखिए यहां फैक्टर की बात करते हैं, n के पदों में द्विघात समीकरण है तो 13 3 39, कितना
3900 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर आपका कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या आंसर आपका बन सकता है, क्या फैक्टर आपके हो सकते हैं, एक बार आप चेक करेंगे क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसको हम फैक्टराइज अगर कर दें, 3900 प्यारे बच्चों बनने वाला है, 3900 के फैक्टर करेंगे अगर इसे हम देखिए 13 से काट लें, 13 तिया 39, ठीक है ना, और इसे फिर हम काट लें किससे, फिर आपको काट लें 10 से, तो ये 10 तिया 30 हो जाएगा। फिर अगर काटना चाहे इसको तो हम काट सकते हैं 10 से, फिर 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो 10 तिया 30 कितना, 10 तिया 30 हो जाएगा। इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं, देखिए 13 को तो आप 13 रख सकते हैं, इसके 2 गुणा 5, फिर 2 गुणा 5, फिर गुणा 3, इस तरीके से बना सकते हैं। हमें 4 बचाना है प्यारे बच्चों, तो 4 की कंडीशन देखिए हो जाएगा कितना, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 55 25, 25 तिया 75, ये आपका हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख दीजिए, देखिए 13 पंचे 65, क्या 13 पंचे 65 हो जाएगा, और 5 15 3 दूनी 60, 65 और 60 की बात करेंगे तो आपका कितना बचेगा, फिर आपका 4 नहीं बचेगा। तो आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखिएगा कितना यहां पर हम बनाए। देखिए 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 39 दूनी 78 हो जाएगा, फिर आपका 13 तिया 39 और गुणा 2 78 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्या देगी, इसको और इसको किया 25 तिया 75, तो आपका 3 बचेगा। यहां पर देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, या 15n रहेगा, और यहां पर आपका कितना था, 25 बच जाएगा ना, 25 15, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा, 55 25। यहां देखिए, यहां पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, यहां पर जो है वो आपका 25 है ना, यहां पर 25 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां 25 होना चाहिए, तो यहां पर 25 आप करेंगे तो 25n, यहां पर 5n बच जाएगा, सॉरी यहां पर 5n बचेगा। तो आपका जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 65 बन जाएगा, 65 और 60, क्या 65 और 60 बन सकता है क्या, देख लीजिए आपका 65 और क्या 60 बन सकता है, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 और 55 25 या 75, एक बार आप चेक करेंगे, हाँ 55 25 दूनी 50, 55 25 दूनी 50 और 33 39 39 दूनी 78 हो जाएगा, फिर आपका ज्यादा हो जाएगा ये, एक बार आप चेक करिए क्या बन सकता है इसका, 20, ठीक है ना। तो यहां पर 13 दूनी 26, 55 25 दूनी 50, 55 एक बार आप चेक करेंगे इसको, जरा देखिए, देखिए फैक्टर की अगर बात करते हैं तो फैक्टर जो इसका बनेगा वो आपका बन जाएगा कितना, 65 और 60 बन जाएगा, 65n माइनस 60n और माइनस के 1300 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3n माइनस प्लस का कितना 65 हो जाएगा। यहां से आप 20 कॉमन ले लीजिए, 20 तिया 60 हो जाएगा, प्लस और ये 65 बार चला जाएगा, n बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 65 और ये n माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा, n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी जो समय रहेगा, वो समय जो रहेगा जिसमें पैसा वापस होगा वो कितना हो जाएगा, 20 माह हो जाएगा, कितना 20 माह में जो पैसा होगा वो पूरा वापस हो जाएगा। इस तरीके से लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 है, क्या है, कह रहा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रम से 30 अंश और 45 अंश पाया गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, प्रश्न बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देखिए बात करते, एक आपका बहुमंजिल भवन है, इसे हम मान लेते हैं आपका ए बी भवन हो गया। यहां से अगर बात करते हैं एक 8 मीटर ऊंचा भवन है आपका, इस तरीके से ही आपका इसके दोनों के बीच की दूरी x मान लेता हूं, x मीटर रहेगी। ये आपका भवन जो हो जाएगा वो CD हो जाएगा, ठीक है। ये 8 मीटर ऊंचा है, कितना है 8 मीटर ऊंचा है। यहां से बात करेंगे तो ये भी आपकी x मीटर हो जाएगी,
ठीक है, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि क्या कहता है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण, भवन के शिखर और जो तल के अवनमन कोण है वो आपको 30 और 45 दिए गए, ये 30 अंश हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। अवनमन कोण है तो आपको इस तरीके से बनाना है, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब आपसे क्या कहा है, अब आपसे कहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताइए, तो इसको मान लेता हूं ये आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी h हो जाएगी, क्या हो जाएगी h हो जाएगी, तो ये वाली ऊंचाई क्या निकल के आएगी h माइनस 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ही हमारा डायग्राम बन जाता है। अब आप सोल्व कर सकते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे, मान लेता हूं माना बहुमंजिल भवन AB की ऊंचाई h मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। क्या है, x मीटर है, ये आपकी है। अब जरा आप कंडीशन बाय कंडीशन यहां देखेंगे और सॉल्व करेंगे प्रश्न को। देखिए बात करते हैं सबसे पहले क्या, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी में, क्या त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा tan 45 बराबर h बटे x, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, लंब पूरी भुजा x h हो जाएगी और ये x, तो 1 इक्वल टू h बटे x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, मतलब जो h का मान रहेगा वही x का मान रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा त्रिभुज जो है आपका समकोण त्रिभुज कौन सा, AED में, AED में tan 30, क्या tan 30 बराबर h माइनस 8 बटे x हो जाएगा। ये मान होता है 1/√3 इक्वल टू h माइनस 8 बटे x। क्रॉस गुणा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा √3h माइनस 8√3 और बराबर में x। यहां से x का मान रखेंगे या फिर पक्षांतर करिए तो √3h माइनस के x बराबर 8√3, x का मान रखने पर x बराबर h रखेंगे तो √3h माइनस h बराबर हो जाएगा 8√3। यहां से h कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, √3 माइनस 1 बराबर 8√3 हो जाएगा। h का मान निकालिएगा तो 8√3 बटे √3 माइनस 1 परमेकड़ कर दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा आपका, तो h बराबर 8, यहां से √3 का गुणा करेंगे तो 3 प्लस √3 हो जाएगा, बटे में वर्गांतर है तो 3 माइनस 1 लिख सकता हूं, h बराबर 8, 3 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से ब्रेक कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 4 और 3 प्लस √3 मीटर। ये आपका हो गया क्या 4√3 प्लस √3 मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही जो है वो ऊंचाई रहेगी और यही आपकी क्या हो जाएगी रहेगी। तो भवन की ऊंचाई 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर हो जाएगी। और बीच की दूरी की बात करते हैं, बीच की दूरी ये भी आपकी 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर ही रहेगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इस तरीके से आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करके इसके अथवा वाले प्रश्न पर और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, इसका जो अथवा वाला पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछ दिया गया, क्या था, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर में आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो आपको प्रूव करना था। आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर होल स्क्वायर खोल देना है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, प्लस यहां खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं
यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अब आप जानते हैं जो कॉस थीटा होता है वो आपका 1/sec होता है, और जो साइन थीटा होता है वो आपका क्या होता है 1/cosec होता है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं sec स्क्वायर थीटा की तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और अगर cosec स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो ये आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रश्न में अगर हम बात करेंगे तो यही कंडीशन की बात करेंगे। देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम एक साथ लिख सकते हैं, ये वाला पद और ये वाला पद हमने एक साथ लिख दिया, प्लस ये क्या रहेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है प्लस 2 साइन थीटा को साइन थीटा रखेंगे, या फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या इसको कन्वर्ट करते हैं 1 किसमें कोसेक में, इनटू में आपका कोसेक रहेगा प्लस कॉस तो आप आगे पहुंच गया, यहाँ साइक स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस 2 इंटू 1 क्या सेक थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है। ये आपका ब्रेक हो जाएगा। इसका मान आप जानते हैं सर्वसमका से 1 होता है, तो 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए 2 4 और 1 5, 5 प्लस इस कॉसेक को हम बदल सकते हैं 1 + कॉट में, किसमें 1 + कॉट में, और सेक को बदल सकते हैं किसमें हम 1 + tan में, ठीक है। अब देखिए 5 6 और 1 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ होता है, हल होता है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए चलते हैं इस आपके पेपर के अंतिम सेक्शन पर। अगला जो प्रश्न हमारा है 25 नंबर का क्वेश्चन, उस पर हम बात करेंगे, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा इस सेट का। आइए बात करते हैं। इसके बाद जो हम लेने वाले हैं वो OMR बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 20 हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने लिखित पाठ के अंतिम प्रश्न पर, और ये आपका रहेगा, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। दिया गया है दिए गए चित्र में चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की ऊंचाई जो है CD बराबर वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। देखिए इस तरीके से चित्र है आपका। अब देखिए अगर आप बात करते हैं त्रिज्या की, किसकी बात करेंगे, त्रिज्या r की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा AB/2, यानी इसको लिख सकता हूं 3.5/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं शंकु की ऊंचाई की, किसकी, शंकु की ऊंचाई की बात करेंगे, h की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस का कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस कितना हो जाएगा 1.75, इसको लिख सकता हूं। जब इसे आप इसमें से घटाइएगा, जब इसे इसमें से आप घटाएंगे तो क्या बनेगा उसकी जरा बात करते हैं। तो ये आपका 3.25 बन जाएगा, क्या 3.25 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो आप जानते हैं क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई तो चाहिए, L का मान चाहिए, तो √ क्या होता है h² प्लस r² होता है। यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे h का मान 3.25 है और प्लस r का मान कितना 1.75 का वर्ग है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। जब आप 3.25 का वर्ग करेंगे, 3.25 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 10.15 क्या 10.56 आ जाएगा, प्लस 10.56 जो हो जाएगा वो आपका 3.25 का वर्ग होगा, और 1.75 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3.0625 हो जाएगा। तो L का मान जो आपका निकल कर आएगा उसको यहां से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए ऐड करेंगे तो 0 और 6 2 2 4 और 1 5, उसके बाद 6 6 12, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 13 दशमलव क्या हो जाएगा 13.6250 हो जाएगा, क्या 13.6250 हो जाएगा। तो L का जो मान प्यारे बच्चों बनेगा वो आपका 3.69 सेंटीमीटर लगभग, मैं इसे हम मान लेता हूं कि इतना रहने वाला है, क्या
69 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा। अब हमें चाहिए का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए खिलौना ही है एक तरीके का, तो हम खिलौना मान लेता हूं, तो हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का क्या हो जाएगा? वक्रपृष्ठ। तो आप जानते ही होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। यहां से पाई आर आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा क्या? आर प्लस एल हो जाएगा, 2r प्लस एल हो जाएगा। देखिए पाई का मान आप जानते हैं 22/7 यहां पर रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 22/7 रख लेंगे। तो ये जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 1.75 इंटू 2r, 2 मल्टीप्लाई 1.75 एन प्लस एल का मान कितना है? 3.69। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 1.75 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3.50 प्लस 3.69 हो जाएगा 22/7 गुणा 1.75 गुणा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 6 5 11 और 5 7। ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका रहेगा। और अब आपको क्या करना है? इसका गुणा कर देना। गुणा जब करेंगे तो जब ऐसे सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो 39.545 बन जाएगा। क्या? 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका जो है वो आंसर रहने वाला है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर होगा। देखिए अगर आप इसमें क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट की वैल्यू को नहीं लेते हैं, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू को नहीं लेते हैं, तो इसे आप अंश बटे हर में रखिएगा तो आपका आंसर कुछ और बन जाएगा। क्योंकि इसका यहां पर वर्गमूल लेंगे तो यहां 218 आएगा। ठीक है, 218 आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, तब भी आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं लिखित क्वेश्चन के अपने अंतिम पार्ट पर। अगला जो अंतिम जो प्रश्न रहेगा हमें 25वां का अथवा वाला प्रश्न है। जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। क्या है? लिखा है पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा, पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है? टैंक का जो व्यास दिया गया है वो आपको 3 मीटर दिया गया है। तो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों टैंक की त्रिज्या। टैंक की त्रिज्या की बात करेंगे। टैंक की जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी या 3/2 मीटर हो जाएगी, जो अभी आपको बताया गया है 3/2 मीटर हो जाएगी। क्या? 3/2 मीटर हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अर्धगोलाकार टैंक का आयतन, देखिए अर्धगोलाकार टैंक का आयतन ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कितना? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब 2/3 पाई आर क्यूब है तो यहाँ 22/7 आप प्रयोग में करेंगे तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 हो जाएगा। 3 से 3 काट दीजिए, 2 से एक बार काटेंगे, 2 से 11 बार में काटेंगे। 33/99 बटे कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका बनेगा 99/14 बनने वाला है। ये आपका मीटर आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना? अब अगर बात करते हैं, उसने कहा आधे टैंक की बात करने वाले हैं। क्या? आधे टैंक का आयतन। देखिए अर्धगोला तो है ही, इस अर्धगोली टैंक है, इसके में से भी आधे का करना है आपको तो 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसका आधा करेंगे तो 99 बटे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, या इसको लिख सकता हूं 99 बटे कितना? 28 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना अभी तक बन चुका है। अब चूंकि हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, किस में करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है वो प्यारे बच्चों
1000 लीटर के होता है। किसके होता है? 1000 लीटर के होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? 99/28 गुणा 1000, 1000 हो जाएगा। इसे 2 से आप ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही रखिएगा, 99,000 हो जाएगा बटे में 28, ये लीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका लीटर में हो गया। अब चूंकि प्रश्न में जो आपसे कहा गया है, जो टैंक द्वारा प्रवाह की दर है, पानी को निकालने के प्रवाह की जो दर है, टैंक को खाली करने की दर जो दी गई है, चूंकि 4/7 लीटर पानी पानी निकालने में लगा समय, ये आपको 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो अगर हम बात करें 1 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, तो देखिए हो जाएगा 1 बटे क्या, 1 बटे हो जाएगा 7 या 21 4 25, हो जाएगा 25/7 लिखेंगे तो 7, यानी हो जाएगा 7/25 सेकंड। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब हमारे पास जो पानी है प्यारे बच्चों, 99,000/28 लीटर, इस पानी को हमें खाली करना है, निकालना है। तो 7/25 गुणा कितना हो जाएगा? 99,000/28 सेकंड आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसे हम ब्रेक कर ले, अगर 7 एकम 7 चौकू 28 हो जाएगा। इसे 25 से हम 5 से काट ले, 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 4, कितना बचेगा? 4, 5 निम 45, कितना बचेगा? 4, 5 अट्ठे 40, फिर कितना हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/80 800 बटे 5 चौकू 20, एक जीरो से जीरो काट दीजिए और ये हो जाएगा। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए। देखिए 5 एकम 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 बचेगा, कितना? 4 बचेगा 45, 49 और 5 निम 45, सॉरी यहाँ हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा? 198। यहाँ भाग करेंगे तो 2 निम 18, 2 निम 18, जीरो, इतना सेकंड आ जाएगा। कितना? 900 सेकंड, 990 सेकंड। इसको मिनट में कन्वर्ट अगर करें तो 60 का डिवाइडेशन कर दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो देखिए 6 एकम 6 कितना बच जाएगा? 6 एकम 6 3 बचेगा, 6 एकम 6 3 बचेगा 39, और 6 रंग 36, 3 बचेगा 35 मिनट। तो 16.5 मिनट क्या होगा? आंसर होगा इस प्रश्न का। इतने मिनट में टैंक जो है वो आपका खाली हो जाएगा। तो ये था हमारा लिखित का पोर्शन। अब हम आगे बात करने वाले हैं अपने ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। आइए अब हम बात करते हैं ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पर, जो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। देखिए बात करेंगे आगे के प्रश्नों पर और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को क्या है। जरा देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। कहता है परमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी परमेय संख्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है √2, ऑप्शन नंबर बी कहता है √3, ऑप्शन नंबर सी कहता है √9, ऑप्शन नंबर डी कहता है √7। देखिए अगर आपसे प्रश्न में कहा जाता है, जब आपको नंबर्स दे देता है, रूट में नंबर्स दे देता है, तो जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग मिल जाता है वह संख्याएं हमारी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलता है वो हमारी सभी संख्या क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती है, इनरेशनल नंबर होती हैं। तो हमसे क्या कहा प्रश्न में? हमसे कहा परमेय संख्या है। तो आप यहाँ से उत्तर जो बना सकते हैं प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, √9 जो होगा वो एक परमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है वर्गमूल मिल जाएगा 3। तो राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? जरा देखिएगा। कहता है एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इज इक्वल टू 0 की ग्राफ का आकार होगा। देखिए इस तरीके का जब भी परवलय आता है, देखिए इस तरीके का जब भी प्रश्न आता है, क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इज इक्वल टू, यानी a का मान जो है प्यारे बच्चों वो 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो प्यारे बच्चों इसका जो ग्राफ बनता है वो परवलयाकार बनता है। क्या बनता है?
परवलयाकार बनता है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा परवलयाकार ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका ए रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिएगा। कहता है समीकरण निकाय x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी एंड ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है x अपॉन ए बराबर y अपॉन वी है। एक समीकरण आपका ये है, तो यहां से हम x का मान अगर फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा ए वाई बटे बी। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई। क्या? ए एक्स प्लस बी वाई है बराबर में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहां पर x की जगह मान रख देना है, x का मान रख देना है। तो देखिए मान रखेंगे तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा b, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा, या 1 मान लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो y बराबर b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में रहेगा? ऑप्शन नंबर किस में रहेगा? बी जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4 रहेगा। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 4 जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। देखिए जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक होंगे प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक, मूल जो है वो क्या है, वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक जब नहीं होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है? लेस देन 0 होता है। यहाँ मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, या माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 16 माइनस के 4a इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसको उधर भेज दीजिए। जब इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं 16 इज लेस देन 4a हो जाएगा। हमें a का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, एज ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन लगा हुआ है तो 16/4 हो जाएगा, यानी एज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एज ग्रेटर देन 4 किस ऑप्शन में रहेगा? एज ग्रेटर देन 4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं आगे के प्रश्नों पर और लेते हैं अपना 5वां प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। जो अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5 रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है जरा क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है √2, क्या √2, 2√2 एंड उसके बाद लिखा हुआ है 3√2 डॉट 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 10वां पद चाहिए। कौन सा चाहिए? 10वां पद निकालना है आपको। 10वां पद इसका क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 10वें पद की अगर बात करते हैं तो ये आपका प्रश्न जो है प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। किसका है? समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ए का मान जो हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। डी की बात करेंगे तो दूसरे पद में से आप पहला पद जब घटाएंगे तो आपको सार्वंतर मिल जाएगा, तो √2 ही सार्वंतर होगा। एन का मान आपसे कहा 10 है तो 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालिएगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। a का मान √2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू √2 का मान √2 हो जाएगा। डी का मान ये √2 प्लस हो जाएगा 9√2। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10√2। देखिए 10√2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस 10 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 गुणा 10 मल्टीप्लाई कितना 2, तो ये आपका √200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √200 आ जाएगा। तो √200 इस प्रश्न का क्या रहने वाला, आंसर रहने वाला किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6 क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा।
क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। देखिए सारणी का माध्य निकालना है तो आप जानते हैं, आप यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, सारणी बनानी पड़ेगी, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है। यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, वर्ग अंतराल से बेटा मध्यमान निकालते हैं, और मध्यमान के बाद आपकी सारणी जो बनती है वो बारंबारता जो आपको गिवन दैट है वो दी गई है। उसके बाद अगर बात करते हैं इस मध्यमान को हम x कहते हैं, बारंबारता को f कहते हैं, तो हम f इंटू एक्स निकालते हैं। उसके बाद ये कंडीशन आपकी प्यारे बच्चों होती है जब आप मध्यमान की बात करते हैं, सॉरी जब आप समांतर माध्य की बात करते हैं। तो अब जरा देखिए, हम अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 0 से 5 दिया गया है, 0 से 5, 5 से 10 हो जाएगा बेटा, 10 से 15 और 15 से 20, ये कंडीशन आपके सामने है। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, देखिए किस तरीके से। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, कितना दिया गया, 2 4 6 10, 2 4 6 10, ये आपकी है बारंबारता है। देखिए इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंडीशन जो क्या बनने वाली है प्यारे बच्चों, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर इसको हम इसी तरीके से लेंगे तो हमारा प्रश्न का जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर गलत हो जाएगा तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जरा देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है प्यारे बच्चों वो संचयी बारंबारता की है। किसकी है, संचयी बारंबारता की है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बारंबारता की बात करते सभी सीरियल से नहीं, सभी सीरियल से लगे हुए हैं, तो इसे हम संचयी बारंबारता का नाम देने वाले हैं। ये संचयी बारंबारता आपको दी गई है। अब आपको निकालना फिर क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से बारंबारता आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ से एक सारणी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से हमें बारंबारता फाइंड आउट करनी होगी, एफ निकालना होगा। पहले मध्यमान की बात करेंगे तो मध्यमान यहाँ देखिए दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 5 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 2.5 आएगा। कितना जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये 2.5 हो जाएगा, यहाँ आपका 15 इन 7.5 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो आपका 12.5 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 17.5 हो जाएगा। ये आपका तो मध्यमान बन गया प्यारे बच्चों। अब देखिए अगर बारंबारता की बात करते हैं तो 2 जो लिखा हुआ है उसको लिख दिया। आप 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 10 में से आप घटाएंगे कितना, 6, तो आपका 4 बच जाएगा। ये कंडीशन आपकी प्यारे बच्चों बनने वाली है। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, इस तरीके से इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। अब जरा देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मध्यमान को सॉरी समांतर माध्य के लिए, तो यहाँ हो जाएगा f इंटू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये आपका 15.0 हो जाएगा। उसके बाद 25.0 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 5 चौको 20, 17 चौको 68, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका कितना, 95, 100, 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और सिग्मा एफ की बात करते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस कंडीशन को लागू किया है। अब हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, समांतर माध्य चाहिए। क्या चाहिए, समांतर माध्य चाहिए। तो समांतर माध्य की कंडीशन क्या होती है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा, तो 115 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर जो बनेगा वो 11 दशमलव कितना बनेगा, 5 रहेगा। देखिए किस ऑप्शन में अगर है आंसर तो आपका आंसर बनेगा 11.5। क्या, देखिए आंसर तो इसमें नहीं है 11.5, तो आंसर इसका नहीं आ रहा है। देख लीजिए एक बार, ये हो जाएगा आपका कितना, 95, 95, 100, 115 ही हो रहा है। देख लीजिए आप क्या दिक्कत है इसमें। इस तरीके से आपका बनेगा 17 चौको 68। जी हाँ, सही है आपका, ये आपका बनने वाला। वैसे देखिए जब यहाँ इस तरीके से बढ़ते क्रम में होती है तो हमें को संचयी बारंबारता ही माननी पड़ती है। क्या, संचयी बारंबारता ही माननी पड़ती है। अगर हम इसी को ले ले बारंबारता, देख लेते हैं एक बार, इसको हम और चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम संचयी बारंबारता को बारंबारता ही मान लें प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या क्वेश्चन में आंसर बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5.0 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 2 30.0 हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 25 जीरो, और 5 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और 6 एकम 6 और 1 7, 75 हो जाएगा। और यहाँ जब करेंगे तो 175 हो जाएगा दशमलव 0। अब इसको ऐड कर दीजिए, अगर देखते हैं इससे आंसर बनता है तो क्या होगा। देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, दशमलव 5 5 10 5 15 की 0, 5 हासिल लगी, 1 7 7 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, और हो जाएगा 285। ठीक है ना, 285 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20 और 2 22, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा।
देखिए वैसे इसका आंसर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आंसर तो हमें उसी प्रकार से निकालना है। अब देखिए यहाँ अगर बात करेंगे 22 एकम 22 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 22 एकम 22 बच जाएगा, कितना 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 22 तियां 66 ज्यादा हो जाएगा, 22 दूनी 44 इससे 22 दूनी 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ये बनेगा, कितना 12.92 ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे, हल करेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या है जरा देखिएगा। कहता है एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है आपके एबीसी, एक दो त्रिभुज है आपके एबीसी, इस तरीके से देख लीजिए। और एक त्रिभुज जो है प्यारे बच्चों वो आपका डीईएफ है। क्या है, डीईएफ है। क्या है, डीईएफ है। अगर हम बात करें ये आपका ए बी सी हो जाएगा, ये आपका डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रहेगा। यह त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में वे दोनों समरूप होंगे, यदि दोनों के दोनों समरूप होंगे, कब समरूप होंगे, वहां कंडीशन जो आपको दी गई है क्या, ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे एफ टी। देखिए ये कंडीशन आपको दी गई है, यानी आपको संगत भुजा के बारे में बताया गया है कि संगत भुजाएं इस तरीके से हैं। क्या है, ए बी बटे क्या है, डीई है, ठीक है। यहाँ पर ए बी बटे डीई हो जाएगा। उसके बाद बीसी जो भुजा है इस वाली भुजा की बात कर रहा है, यानी कौन सा एंगल आ गया, एंगल जो आपका आ गया वो क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, एंगल बी आ गया। उसके बाद यहाँ बात की गई है एफ डी की, किसकी बात की गई है, एफ डी की बात की गई है। एफ डी की अगर बात की गई है तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका डी रहने वाला, क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कोण बी बराबर अगर कोण डी होगा, कोण बी बराबर अगर कोण डी होगा तो ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। क्या, इस कंडीशन के साथ अगर हम बात करें तो ये कोण जो है वो समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी की बात करते हैं तो एंगल बी लिया जाता है, और यहाँ डी और हम बात करते हैं एफ डी तो यहाँ पर एंगल जो आता है वो कौन सा आता है, डी आता है। तो बी बराबर जब डी होगा तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्या है, आपको 4 बिंदु दिए गए हैं। क्या, 4 बिंदु दिए गए हैं, इनको हम प्लॉट कर लेते हैं एक चतुर्थांश के ऊपर। देखिए यहाँ पर एक बिंदु जो आपका बनेगा वो 0,0 दिया गया है तो हमने यहाँ लिख लिया, ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा कि 0,4 है, 0,4 मान लेता हूँ, ये आपका 0,4 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा 3,0 तो ये मान लेता हूँ 3,0 है, ठीक है ना। तो ये आपका ए और ये आपका बी हो जाएगा, इसको यहां से हम मिला सकते हैं, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसका क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। परिमाप यानी देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 3 है, और ये दूरी क्या है, 4 है। अब अगर बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल प्यारे बच्चों बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो इस भुजा का मान, इस कर्ण भुजा का मान हम निकाल सकते हैं आराम से, कैसे ही, या फिर इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी प्रयोग कर सकते हैं। किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। 3 दूर 9, 4 चौक 16, ये भुजा कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आप परिमाप की अगर बात करें, क्या परिमाप की बात करें तो परिमाप आप निकाल सकते हैं। परिमाप जो हो जाएगा वो 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 12 इकाई हो जाएगा। क्या, 12 इकाई जो हो जाएगा वो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न नंबर 9, जरा देखिएगा। लिखा है 3tan a बराबर कितना है, 4 है। तो tan a का मान यहां से जब आप निकालेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे कहा कि sec a का मान ज्ञात कीजिए, तो sec a का मान अगर आपको निकालना है तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, और वैसे आप जानते हैं sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a। तो यहाँ इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे तो 1 + स्क्वायर कर दीजिए, 16 बटे 9 हो जाएगा। जब इसे आप भिन्न को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये sec स्क्वायर a आ गया। हमें sec a का मान निकालना है तो आपका हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बनेगा वो 5/3 का कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। क्या है,
जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर आपका कितना दिया गया, 2 दिया गया। कितना दिया गया, 5 दिया गया, सॉरी 5 दिया गया है। आपसे कहा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताना है, तो यहां आप वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्क करने पर जब आप वर्क करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां हो जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 5 का वर्ग हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस के 2 tan अल्फा कॉट अल्फा बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। देखिए यहां पर अगर बात करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व कर दीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए। क्या, किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो 2 tan अल्फा को ऐसे ही रखते हैं, इंटू कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक कट जाएगा, 2 को पक्षांतर कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लिखा है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है। क्या है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है, तो हमें थीटा का मान निकालना है। देखिए इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे 1/sin में। क्या, 1/sin में क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर भी बन ही रहेगा, क्या रहेगा, बन रहेगा। यहाँ से साइन थीटा का मान जो है वो 1 जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब 90 अंश को यहाँ पर आंसर नहीं है, तो इसे 90 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे 180 का गुणा कर दीजिए, तो ये 9 दूनी 18, तो आंसर जो बनेगा वो पाई/2 रहने वाला है, पाई/2। किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज शेयर करते रहिए अपने स्टैंडर्ड पर, अपने मित्रों में, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बात करते हैं आगे के प्रश्न पर। ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, जरा देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जो है वो आपका क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो आपसे कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इस कॉस को आप पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ से कॉस को जब आप पक्षांतर करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा बराबर 1, यानी टेन थीटा बराबर जो होता है वो टेन 45 का मान बन जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू प्यारे बच्चों मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 45 अंश मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 45 अंश मिल जाएगी। ठीक है ना। अब अगर देखें, अगर हम अब देखें तो आपसे कहा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए, तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 की घात 4 प्लस कॉस 45 की घात 4। देखिए ये होता है 1/√2 की घात 4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 यानी कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। क्या है, लिखा है एक बिंदु Q से O केंद्र वाले एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं इसके चित्र की, तो इस तरीके से कुछ चित्र आप बना सकते हैं। ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, यह केंद्र हो जाएगा, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और इस तरीके से ये आपका बिंदु Q है, ये आपका O हो जाएगा, इसे P मान लेता हूं। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है।
वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है और आपको आर निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर काम करेंगी, क्योंकि असमकोण त्रिभुज होता है, वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से अगर हम आर की बात करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 की पावर 2 माइनस 24 की पावर 2। तो इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 625 माइनस कितना 576। जब इसे निकालिएगा तो ये आपका बच जाएगा 49। कितना बन जाएगा 49 बन जाएगा। तो आर का जो मान रहेगा वो आपका 7 सेंटीमीटर रहने वाला। कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। आइए बात करते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 रहेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिएगा। कहता है यदि एक बिंदु P है, इस बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो हमें कोण बताना है कि POA कितना होगा। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, एक बार अर्धक खींच देंगे। देखिए इस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहां से बेटा कोण ओपीए ओपीए की, तो ये हो जाएगा 80/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण अर्धा कर दिया हमने तो ये आपका 40 अंश हो जाएगा। और आप जानते हैं चूंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर प्यारे लंब होती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं त्रिभुज किसकी ओ ए पी में। अब त्रिभुज अगर लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है 180 अंश होता है। 180 अंश होता है तो यहाँ हम बात कर सकते हैं क्या 90 अंश और 40 अंश को आप ऐड करेंगे 40 प्लस 90 और प्लस आपको पूछा क्या गया पी ओ ए, ये वाला एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा पी ओ ए बराबर 180 अंश हो जाएगा। देखिए 9 4 13 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पी ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना 130, तो ये बन जाएगा कितना 50 अंश। कितना बन जाएगा 50 अंश। किस ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन नंबर बी में रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है जरा देखिएगा। कहता आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका कोण जो होता है वो थीटा होगा। तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। तो कौन सा ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें लिखा है थीटा बटे 260 सॉरी थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं क्या थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 से अगर ब्रेक करते हैं तो 360 हो जाएगा, तो यही कंडीशन बनेगी, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक ठोस पाइप का व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए। देखिए अगर व्यास दिया गया है तो आपको त्रिज्या बनानी होगी, तो ये आपका 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लंबाई से मतलब होता है एच, यानी ये आपको कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। पाइप का आयतन यानी पाइप में लगी धातु, जब धातु की बात होगी तो प्यारे बच्चों ये आयतन बन जाएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि पाइप जो होता है वो बेलनाकार होता है। तो यहाँ पर पाई का मान पाई रखते हैं, आर की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी क्या हो जाएगा 80 पाई हो जाएगा। क्या 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर
17, 18, 19 और 20 इन 3-4 क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चारों क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे 17वां क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कह रहा है कि अर्धत्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है। तो अर्धगोले की बात करते हैं। जो अर्धगोला है हमारा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये प्यारे बच्चों जो होता है वो आपका 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr² होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग चाहिए तो देखिए इस तरीके से हमने बनाई हुई है सारणी। अब इसकी संचयी बारंबारता बनाते हैं। 2 हो जाएगा, 2 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी 2 और 8 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 12 22 हो जाएगा। 22 18 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 10 50 हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं n/2 तो n/2 प्यारे बच्चों हो जाएगा 50/2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25वें पद की बात करते हैं तो ये किस में रहने वाला है प्यारे बच्चों? ये आपका रहेगा किस में? 40 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 40 में हो जाएगा। तो हम माध्यक वर्ग की बात करते हैं, किस में रहेगा ये माध्यक वर्ग? वो आपका रहेगा 30 से 40 के मध्य रहने वाला है। जो माध्यक वर्ग बनेगा, जो माध्यक वर्ग बनेगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो आपका बन जाएगा क्या? 30 से 40 के मध्य होगा, क्योंकि इसमें ये 25वां पद जो है वो आपका इस कंडीशन में रहेगा। इस कंडीशन में आपका आएगा, ये आपका बनेगा। तो माध्यक वर्ग जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो 30 से 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 से 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है, एक बारंबारता सारणी का माध्य दिया गया है। क्या दिया गया? माध्य दिया गया है। और आपको माध्यक दिया गया तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है क्या? 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसे आप जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, इसे आप सीख चुके हैं। अब माध्य जो दिया गया है वो 30 है, माध्यक दिया गया 35 है। तो आपका ये हो जाएगा 3 गुणा 35 माइनस 2 गुणा कितना? 30। तो ये हो जाएगा 35 तिया 105 माइनस के कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बच जाएगा कितना? 45। कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। बहुलक जो होगा वो 45 होगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 कहता है एक यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी क्या उसकी प्रायिकता है? निश्चित रूप से घटती है यानी उसकी प्रायिकता क्या है? तो जानते हैं आप, निश्चित तौर पर अगर घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1। क्या है? अगर कोई घटना निश्चित तौर पर घटती ही है तो उसकी प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो ये था आपका मॉडल पेपर। इस तरीके से हमने ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए, और लिखित का पोर्शन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे। तो इस तरीके से ये आपका एक मॉडल पेपर था। मॉडल पेपर कहें या फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सेट नंबर 5 कहें, इस तरीके से हम लोग बात किए। अब आपसे अगले सेट के साथ फिर मुलाकात होगी। अगले संडे को फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी